देखिएगा, हमने चैप्टर जो स्टार्ट किया दैट इज फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज। ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि जो फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक प्रॉफिट एंटिटी बनाएगी वो दो चीजों की नॉलेज लेने के लिए, एक उसे क्या पता लगे, ट्रू प्रॉफिट और लॉस पता लगे, और दूसरा उसे क्या पता लगे, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए तो आप क्या बनाते हो, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट बनाते हो, और फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए आप क्या बनाओगे, आप बनाओगे बैलेंस शीट। ठीक है, लेकिन अब बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। ठीक है, इसमें हमने कल जो कुछ एडजस्टमेंट डिस्कस किए वो क्या क्या थे हमारे। सबसे पहला था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या थे, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड। ऐसे खर्चे जो ड्यू हो गए हैं लेकिन हमने उनको क्या नहीं किया, अभी तक पे नहीं किया है, उनको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसकी मैंने आपको एंट्री क्या बताई थी सर, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। बताया था, क्या कर देंगे, पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में आप ऐड कर दोगे, पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में ऐड करोगे, और उसके बाद बैलेंस शीट में एज अ लाइबिलिटी आप उसे शो कर दोगे। तो ये नेट प्रॉफिट अकाउंट, ट्रेडिंग में थोड़ी आती है सैलरी, पीएनएल में आती है ना, पीएनएल का आइटम। सिंपली डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं, वेजेस वगैरह है, और परचेजेस ऑफ गुड्स हो गया, स्टॉक का एडजस्टमेंट। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है एक बार वाला। ट्रेडिंग का मतलब होता है जो आपके गुड्स के प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड होंगे बस। वेजेस डायरेक्टली रिलेटेड होती है ना, वेजेस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन होती है, हम वेजेस देते, सैलरी जरूरी नहीं है, सैलरी ऑफिस एम्प्लॉय को भी दी जा सकती है जो कि प्रोडक्शन में एंगेज नहीं है आपका। चलिएगा, आज ये तो चलेगा नहीं है, मुझे लगता नहीं ये चलेगा आज। सेकंड, दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, प्रीपेड एक्सपेंसेस का बताया था। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो सर, एक्सपेंस एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। एडवांस में दे दिए हैं, यानी अभी तक ड्यू नहीं हुए लेकिन हमने उसे क्या कर दिया, एडवांस में दे दिया। अब इसकी क्या एंट्री बताई थी मैंने आप लोगों को, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, इसका फाइनल अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन क्या था, पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में से तो क्या कर दोगे, डिडक्ट कर दोगे, और बैलेंस शीट में आप इसे कहां दिखाओगे, असेट साइड में आप इसे शो कर दोगे। फिर तीसरा हमने क्या डिस्कस किया था, आउटस्टैंडिंग या एक्रूड इनकम। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग या एक्रूड इनकम क्या है हमारे पास, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। बट चूंकि आपने अर्न कर ली है तो इसको आपको अपने अकाउंट्स में क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या, एंट्री क्या बताई थी इसकी, सर, अक्रूड इनकम टू इनकम। तो एंट्री लिखो, इसकी मीनिंग लिखवा दिया था। ठीक है, और एक एग्जांपल से वो समझाया था कि आपको इनकम जो अर्न हो गई है लेकिन आपने अभी तक रिसीव नहीं की है, तो अब इसके नीचे लिखेंगे आप एडजस्टमेंट एंट्री। बस, तो मुझे लगता नहीं है ये चलने के मूड में है मेरा। सर, व्हाइट बोर्ड पे कर लो। व्हाइट बोर्ड पे कहां से करूं, मेरा ये तो चले, सिस्टम नहीं चल रहा। पैड, राइटिंग पैड, लिखूंगा कैसे, ट्राई किया, टाइम लगेगा, चलो कोई बात नहीं, लेट्स, चलिएगा लिखेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। दिख रहा है क्या आप लोगों को,
हाँ सर। चलिए टाइप ही करना पड़ेगा आज मुझे। बताइए एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी आपकी? सर अक्रूड इनकम टू इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। लीजिए ये तो आपके सर पास इनका नरेशन क्या आएगा? नरेशन आ जाएगा। बताओ क्या आना चाहिए? बीइंग बीइंग इनकम इनकम ड्यू अर्न। बट नॉट रिसीव्ड। सर नरेशन इनकम बीइंग इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है सर ड्यू और नॉट रिसीव का तो मतलब ही एक हुआ ना। क्या हो गया? ड्यू और नॉट रिसीव का तो मतलब एक ही हो गया ना। आप इनकम बिल्कुल लिख रहे हैं, बस इनकम ड्यू लिख दो केवल। मैंने उसकी डेफिनेशन पे नरेशन बना दिया कि इनकम ड्यू हो गई बट नॉट येट रिसीव्ड, इसीलिए वो आउटस्टैंडिंग है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे फाइनल अकाउंट्स में? सर जो इनकम है बाय वाली साइड उसमें तो ऐड कर देंगे ये। चलिए लिखें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। फर्स्ट, add to particular income in profit and loss account। पर्टिकुलर इनकम में आप इसे क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। और दूसरा क्या असेट करेंगे? साइड में शो कर देंगे। बिल्कुल, shown as an asset in बैलेंस शीट। आप इसे क्या करोगे? असेट साइड में बैलेंस शीट में आप इसका प्रेजेंटेशन दिखाओगे। हाँ आउटस्टैंडिंग इनकम है, मिली नहीं है बट असेट है हमारी, क्योंकि हमने अर्न कर ली तो हमें मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो जाएगा। बोलिए क्लियर है बिल्कुल? लिखें एग्जाम्पल। मिस्टर ए परचेस्ड एन इन्वेस्टमेंट worth rupees 25,000 on 1st October 2021। 20 कर लो, 1 अक्टूबर 2020। मिस्टर ए ने 25,000 रुपए की वर्थ के क्या खरीदे हैं? इन्वेस्टमेंट परचेस किए हैं। कब करें? 1/10/2020 पर। इंटरेस्ट इज रिसीवेबल एट द रेट 15% ऑन एनुअल बेसिस। आपको इसका जो इंटरेस्ट मिलता है वो 15% की रेट पर एनुअल बेसिस में मिलता है। ठीक है, शो द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021। चलिएगा अब हमें इसका ट्रीटमेंट करना है।
बताइए। सबसे पहले तो हमें एक चीज पता लग गई कि अगर हमने 1/10 को खरीदा तो इस पर्टिकुलर ईयर में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी 6 मंथ का इंटरेस्ट इसी साल से रिलेटेड है। तो बताइए, इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ 25,000 इंटू 15% इंटू 6/12। बताइए इंटरेस्ट का अमाउंट कितना बना? 1875। अब इसकी एंट्री बताइए। सर अक्रूड इनकम टू इनकम इंटरेस्ट 1875। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। 1875 से आपकी एंट्री हो जाएगी। बोलिए, क्लियर है बिल्कुल? ट्रीटमेंट में कोई इशू है ही नहीं। इनकम साइड में उस पर्टिकुलर इनकम में आप ऐड कर दोगे तो अभी तो कोई इनकम है ही नहीं, क्योंकि आपने खरीदे ही 25,000 के 1 अक्टूबर को हैं। तो बस आपके पास जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की इनकम होगी वो कहां पर आ जाएगी? अपनी P&L अकाउंट में आ जाएगी। क्रेडिट इनकम कहां आती है? क्रेडिट साइड में। बताइए, क्या ये एडजस्टमेंट सबको क्लियर है? वो आउट वो तो बता दूं, कोई दिक्कत। बताइए, बोलिए, ये एडजस्टमेंट क्लियर है क्या सबको? बोलो, रिया, रिद्धि, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ईशा, दुष्यंत। सर अकाउंट में कैसे शो करेंगे वो भी दिखा। अकाउंट में कैसे शो करोगे? आप पूछते रहो कि मैं अकाउंट बनाऊंगा कैसे? यहाँ भैया P&L अकाउंट बनाओ और उसके क्रेडिट साइड में लिख दो। बाय करके। हाँ, जैसे मैं अगर ये बताऊं आपको, तो सर बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आएगा, जैसे आपने बताया ना कि इंटरेस्ट में जुड़ता है। हाँ तो इंटरेस्ट तो कुछ है ही नहीं ना आपका। आप ऐसे लिख, हाँ। बाय इंटरेस्ट निल प्लस आउटस्टैंडिंग 1875। अच्छा, और ऐसे नहीं लिख सकते डायरेक्टली शो कर दो बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट? डायरेक्ट लिख दो, क्या फर्क पड़ गया उससे? है ना, बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट करके लिख दो आप 1875, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? इन चीजों के प्रेजेंटेशन के नंबर नहीं कटते। अब आपके प्रोफेशनल एग्जाम्स में आप अगर जैसे मान लो इंटरेस्ट निल एड आउटस्टैंडिंग करके लिखोगे तो भी मार्क्स वही रहेंगे, केवल आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज से फॉर्मेटिंग का फर्क आपका प्रोफेशनल लेवल पर खत्म हो जाता है। ठीक है, ये 12th 11 12th लेवल पर ही आपके टीचर बोलते हैं टू लिखो, बाय लिखो और ये लिखो, नंबर कटेंगे। प्रोफेशनल एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता कुछ भी। कोई कारण नहीं, अब तो बिना लाइन की जरूरत नहीं, वैसे ही बना दो बस कॉलम डेट पर्टिकुलर। हाँ, अब तो अभी तो वैसे भी ऑब्जेक्टिव है आपके पेपर, तो फॉर्मेटिंग की वैसी जरूरत नहीं बची आपके पास कुछ भी। चलिएगा, एडजस्टमेंट नंबर 5। अच्छा 4 आएगा क्या? एडजस्टमेंट नंबर 4, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, या इसी का दूसरा नाम है अनअर्न्ड। अनअर्न इनकम। एडजस्टमेंट नंबर 4 है आपका इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या फिर अनअर्न इनकम। इनकम का वो हिस्सा जो आपने अर्न नहीं किया लेकिन आपको एडवांस में मिल गया, उसे हम बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जैसे हाँ, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लो मुझे कोई कमीशन मिलना है। ठीक है, मेरा जो कमीशन है वो मान लीजिए सेल्स पर बेस्ड है। ठीक है, अब कमीशन मुझे एडवांस में दे दिया सामने वाले। अभी तक
मैंने वो सेल की ही नहीं है, लेकिन सामने वाले ने मुझे क्या किया, कमीशन एडवांस में दे दिया। तो इसका मतलब क्या मैं एलिजिबल हूं उस इनकम को पाने के लिए? अभी समझना, वो इनकम किस पर बेस्ड थी? सेल्स पर। यानी जब सेल करूंगा तो इनकम होगी। अब जब मैंने सेल ही नहीं की तो अभी मेरा कमीशन ड्यू ही नहीं होता था। लेकिन सामने वाले ने फिर भी इस बेसिस पर कि भैया आप फ्यूचर में माल बेचोगे तब आपको कमीशन मिलेगा, तो आप उसमें से क्या कर लो, कुछ पैसा एडवांस दे लो। तो बताइए, अगर मुझे वो इनकम मिल गई लेकिन मैंने इनकम अर्न नहीं की, तो क्या वो मेरी इनकम मानी जानी चाहिए? नहीं। तो क्या करेंगे, पहले तो इसकी बात करते हैं अनअर्न्ड इनकम होती क्या है। लिखो, एनी इनकम which is received in advance, that is received but not yet due। कोई भी इनकम जो मुझे एडवांस में मिल गई है, दैट मींस रिसीव्ड बट नॉट येट ड्यू, अभी तक ड्यू नहीं हुई फिर भी मुझे मिल गई। क्या करूंगा, इस इनकम को मैं अपनी बुक्स में नहीं रख सकता। तो लिखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। हाँ जी, हाँ जी, मैंने सेल मतलब ऑर्डर तो दे दिया, बट उसमें मेरे को जो कमीशन मिलता है वो मेरे को पहले ही दे दिया, उसके बाद ऑर्डर रिसीव होने के बाद मतलब पहले वही इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ही हो गया। आपने अभी तक कमाया नहीं लेकिन आपको मिल गया। नहीं, जैसे कि मैंने सेल तो कर दिया, मतलब ऑर्डर तो पहुंचने में टाइम लग रहा है, नहीं तो सेल हो गई तो फिर तो एडवांस कहाँ हुआ? सेल हो गई तो कमीशन तो ड्यू हो गया ना भाई, कमीशन ड्यू हो गया सेल होते ही, तो वो तो आपको दे रहा है तो ठीक है। वो तो फिर ये होता कि वो आपको कमीशन न देता सेल होने के बाद भी, क्योंकि अभी तक ऑर्डर नहीं पहुंचा, तो फिर आउटस्टैंडिंग बुक करते हैं। हाँ, तो एडवांस नहीं बोलोगे, ये तो आउटस्टैंडिंग, लेकिन आपको तो बोल रहे हो ना, आपको उसने दे ही दिया, लेकिन उसने आपको कमीशन तो दे दिया ना, तो कमीशन आपने अर्न किया और आपको मिल गया ना, तो ये आउटस्टैंडिंग है ना एडवांस है। ये तो दोनों में से कुछ ही नहीं हुआ ना भाई। होता कब समझो, आपने सेल कर दी तो कमीशन ड्यू हो गया, लेकिन ऑर्डर न पहुंचने के कारण से उसने आपको कमीशन नहीं दिया, तो आप इसे आउटस्टैंडिंग इनकम मानते हैं, क्योंकि आपने अर्न कर ली बट आपको रिसीव नहीं हुई। क्लियर? दूसरा, आपने अभी तक सेल ही नहीं की और कमीशन आपको पहले मिल गया, तो इसे एडवांस बोलोगे। लेकिन अगर आपने सेल कर दी और उसने आपको कमीशन दे भी दिया, तो ऑर्डर पहुंचे ना पहुंचे इससे कोई मतलब नहीं है, आपकी तरफ से अपना जो वर्क था वो परफॉर्म हो चुका है। बताइए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करोगे? सर इनकम डेबिट, अच्छा पर्टिकुलर इनकम इन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट साइड में आप जब उस इनकम को दिखाओगे तो इनकम में से इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या हो जाएगी? डिडक्ट हो जाएगी। दूसरा, shown as liability in balance sheet as unearned income। इसका दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा आपका? आप इसे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में अनअर्न्ड इनकम के रूप में दिखा दोगे। आप सोचो ना, जो चीज आपने कमाई नहीं वो मुझे मिल गई, मैंने कमाई नहीं और मुझे मिल गई, कल को ये ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हुआ तो क्या मुझे ये पैसा उसे लौटाना नहीं पड़ेगा?
तो एक तरह से उस पैसे के लिए वो मेरा क्रेडिटर बन गया भाई, वो क्या बन गया, मेरा क्रेडिटर बन गया, तो इसलिए वो मेरी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगा। बोलिए भाई, क्लियर है? बताइए भाई, किसी को कोई भी डाउट? केशव, ईशा, 4 एडजस्टमेंट मैंने आपको करवाए, चारों आप एक बार देख लीजिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एडजस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंस का एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। क्लियर है बिल्कुल? चलिए आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 5, इसकी अच्छा एंट्री नहीं लिखी क्या पढ़ना है? अच्छा एंट्री लिखो भाई इसकी, जर्नल एंट्री। एंट्री क्या बनेगी बताओ? सर इनकम टू अर्नड इनकम। इनकम अकाउंट डेबिट टू अर्नड इनकम अकाउंट। इसकी एंट्री बन गई इनकम अकाउंट डेबिट टू अर्न इनकम अकाउंट। एडजस्टमेंट रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन, हाँ दुष्यंत, एंट्री हो गई इनकम अकाउंट डेबिट टू अर्नड इनकम अकाउंट। सर हाँ जी, सर ऐसी कोई डायरेक्ट इनकम होती है जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं, ज्यादातर तो पीएनएल में शो होती है। इनकम ट्रेडिंग अकाउंट वाली रॉयल्टी की इनकम, हाँ और बस रॉयल्टी होती है भैया। और भी कोई डायरेक्ट इनकम है? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई ऐसी इनकम जो आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड हो या डायरेक्टली रिलेटेड टू आपके हो, वही आती है। बाकी सब इनकम आपकी किस में आती है? P&L में। सर रॉयल्टी कैसे डायरेक्टली रिलेटेड होगी? रॉयल्टी क्या होती है पहले तो मुझे ये बताओ, फिर सर रॉयल्टी मतलब जैसे ना एग्जांपल तो समझा सकते हो, जैसे ये पब्लिशर मतलब ये डीके गोयल है, ये मतलब राइटर है ना, हाँ जी, तो इसने एक बार बुक लिख दी। अब इसकी जो बुक्स जो आगे बिकती है ना, तो वो मतलब एक तरह से ना दूसरों को राइट दे रहा है कि अपना नाम यूज करके कि तुम हम मेरा बेच सकते हो। तो अब आपने खुद ही अपना आंसर दे दिया। देखो आपकी मेन इनकम किससे हो रही है? डायरेक्टली रिलेटेड टू, ये वाला आपके पास एक राइट था कि बुक्स आपने लिखी और उसका आपने कॉपीराइट ले लिया। अब वो बुक आप पब्लिश करवाओगे तो पब्लिशर आपको क्या देगा? रॉयल्टी देगा। तो दैट रॉयल्टी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर एक्टिविटी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं मान लो एक अकाउंट्स की बुक लिख दूं, ठीक है, मैंने अकाउंट्स की बुक लिख दी। अब अकाउंट्स की उस बुक को लिख दिया तो पब्लिकेशन जिससे भी करवाऊंगा वो मुझे क्या देगा? एक कंसीडरेशन देगा उसको पब्लिश करने और उसको सेल करने पर। तो मुझे डायरेक्टली रिलेटेड टू माय राइट मुझे एक अमाउंट मिल रहा है, तो उसे मैं क्या बोलता हूं? रॉयल्टी बोलता हूं। ठीक है, एंड दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट या डायरेक्टली रिलेटेड टू द सर्विस। हमेशा डायरेक्टली रिलेट होती है ये। और भी होती है रॉयल्टी, जैसे आपने मूवी देखी होगी टार्जन द वंडर कार, अजय देवगन ने एक कार का मॉडल बनाया था, ठीक है, उसके नाम से अगर वो उस मॉडल को डेवलप करवाता है दैट विल बी कॉल्ड पेटेंट रॉयल्टी। भाई डिजाइन को पेटेंट करवा लिया कि कोई भी व्यक्ति उस डिजाइन को यूज नहीं कर पाएगा। अब वो किसी भी अगर कार मैन्युफैक्चरर को अगर वो डिजाइन बेचता तो उसे क्या मिलता? पैसा मिलता कि भैया जितनी कार आप इस डिजाइन की बनाओगे तो उतना आप मुझे उस पर कार पर क्या दे देना? एक कमीशन या एक अमाउंट दे देना। दैट विल बी कॉल्ड पेटेंट रॉयल्टी। एक होती है बुक्स पर जिसको हम बोलते हैं कॉपीराइट रॉयल्टी, और एक होती है हमारी पेटेंट रॉयल्टी।
और तीसरी होती है माइनिंग रॉयल्टी, माइंस के केस में मिलती है। ठीक है ना, आप इंटर लेवल पर ये पूरा चैप्टर पढ़ोगे रॉयल्टी अकाउंटिंग, तब आप और डिटेल में पढ़ना। आओ, एडजस्टमेंट रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपको पता ही है, अभी हमने पूरा एक चैप्टर पढ़ा डेप्रिसिएशन का। ठीक है, बताओ डेप्रिसिएशन की अगर एक एडजस्टमेंट एंट्री डालनी है तो एंट्री क्या डालोगे? सर डेप्रिसिएशन टू असेट। जर्नल एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। ये तो आपकी डेप्रिसिएशन की क्या हो गई? एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताइए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? डेप्रिसिएशन मेरा एक खर्चा है, तो सिंपली P&L अकाउंट के डेबिट साइड में आप इसे शो कर दोगे, शोन एज एन एक्सपेंस। सर इसमें प्रोविजन से कटता है तो वो वाली एंट्री भी कर दें? नहीं नहीं, वो अपने यहाँ पे मैंने कहा ना आपके इंटर लेवल के सिलेबस में है वो चीजें, अपन क्यों वो चीजें पढ़े जो अभी अपने नहीं अच्छा डायरेक्ट ही असेट से कट वाली। अभी हमारे पास जो अकाउंटिंग होगी वो यही होगी, हम उसको डेप्रिसिएशन को असेट से चार्ज कर लेंगे और उसे डेबिट साइड ऑफ P&L में हम दिखा देंगे। दूसरा ट्रीटमेंट क्या करोगे? बैलेंस शीट में असेट साइड डिडक्ट P&L में ट्रांसफर करेंगे। हो गया ना वो तो, shown as an expenses on debit side of P&L, deduct from asset in balance sheet। अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हैं तो बैलेंस शीट में आप क्या करेंगे? उसे असेट में से डेप्रिसिएशन के अमाउंट को डिडक्ट कर देंगे। बताइए, क्लियर है ये पॉइंट? बोलिए भाई, किसी को भी कोई डाउट यहाँ तक? देखिए थोड़ा सा रिकॉल ही हो रहा है, सब कुछ आप लोगों ने ये 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, एक बार सारी चीजें रिकॉल हो जाएं। एडजस्टमेंट नंबर 6 क्या? हाँ, नहीं वो इंटर में आता है, कंपनी का नहीं है यहाँ पर आपके। कंपनी का ही सीखा था आपने, कंपनी जिसमें रेशो वगैरह सब होते हैं वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी और पार्टनरशिप आप लोग इंटर में पढ़ोगे। यहां अपन पढ़ते हैं दो फाइनल अकाउंट्स केवल, एक तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और फिर ये चारों पढ़ोगे इंटर में, मतलब प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, पार्टनरशिप और कंपनी। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटर लेवल पर आते हैं। नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आएगा वो 12th वाला आएगा, 12 से और लो लेवल। सर ये हाँ जी, जो हमारे प्रॉफिट वाला है उसमें सारा सोल प्रोप्राइटर और जॉइंट स्टॉक में जो भी सब होता है। सोल प्रोप्राइटरी ना, मैंने बोला ना कि कंपनी और पार्टनरशिप आप इंटर में पढ़ोगे तो कंपनी वैसे ही हट गई, पार्टनरशिप फर्म हट गई, तो कौन बचा? सर कंपनी कंपनी हटा दी मैंने, कंपनी इंटर में पढ़ोगे, कंपनी के फाइनल अकाउंट्स। सर फिर तो सोल प्रोप्राइटर। पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट्स भी इंटर में पढ़ोगे, तो यहाँ क्या बचा? सोल प्रोप्राइटर ही तो बचा ना केवल एक। यस सर। यहाँ पर दो ही हैं बस, सोल प्रोप्राइटर के फाइनल अकाउंट और एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स, बस बाकी सब कुछ इंटर लेवल पर शिफ्ट है आपका। आइएगा एडजस्टमेंट नंबर 6, फटाफट से बात कर लें, टाइम ही हो जाएगा फिर। देखिएगा, छोटा सा एडजस्टमेंट ले लेते हैं।
goods given as charity, advertisement, free sample, एक्सेट्रा। अगर मान लीजिए आपने अपने बिजनेस का प्रमोशन करने के लिए फ्री गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, फ्री सैंपल के रूप में दे दिए, चैरिटी के रूप में दे दिए, भैया डोनेट कर दिया अपना कोई गुड्स, ठीक है, या फिर आपने एडवर्टाइजमेंट करने के पर्पस से ताकि गुड्स का प्रमोशन हो, आपने उनको लोगों को बांटा, तो अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? तो देखिएगा, आपने चाहे चैरिटी की हो, चाहे फ्री सैंपल किया, चाहे एडवर्टाइजमेंट के रूप में गुड्स दिए, आपके पास से तो गुड्स गया भाई, आपके पास से तो गुड्स गया, लेकिन इस गुड्स के जाने के बदले में आपको क्या मिला? कुछ नहीं, केवल दुआएं। तो भाई या तो एंट्री डाल दें दुआएं अकाउंट डेबिट। आप समझ रहे हैं, आपने गुड्स चैरिटी के रूप में दिया, कुछ नहीं मिला आपको, नो कंसीडरेशन। फ्री सैंपल के रूप में दिया तो इमीडिएटली आप इसका खर्चा बुक कर दोगे, यानी एंट्री देखिएगा क्या बनी, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, इसी नाम से खोलेंगे ना एक्सपेंस अकाउंट, चैरिटी अकाउंट डेबिट। सर डोनेशन आ सकता है? हाँ जी, चैरिटी और डोनेशन एक ही बात है। चैरिटी थोड़ा छोटा वर्ड है, डोनेशन जनरली टर्म्स हम एनपीओ के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू जब गुड्स आता है तो आप किस अकाउंट को काम में लेते हो? टू सेल। भाई जो गुड्स परचेज किया होगा उसी में से तो दिया होगा, तो टू परचेजेस। बहुत ध्यान से समझना, आपने अगर कोई भी गुड्स फ्री सैंपल या चैरिटी के रूप में दिया है तो इसका तो खर्चा बुक हो गया, और साथ में आपका जो गुड्स है वो कम हो गया। तो आपको याद है गुड्स के लिए आपको बचपन में 11th वाले टीचरों ने बताया है, हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, हालांकि ऐसा कुछ रूल नहीं है, मैं एंट्री ऐसे भी कर सकता हूं, गुड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बट ठीक है, वो आपने जो बचपन से पढ़ा हुआ है, मैं वही बात कर रहा हूं कि भाई आपने जब गुड्स खरीदा होगा तो एंट्री डाली होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर? हाँ जी सर ये तो रूल होता है ना इसमें कि कभी भी गुड्स का मतलब कभी भी अपन अगर गुड्स ही खरीद रहे होते हैं तो परचेज करते हैं, और अगर अपन कभी से उन्हें बेच रहे होते हैं तो सेल होता है। किस जगह लिखा है ऐसा रूल? ऐसा कोई रूल नहीं है, आप गुड्स को गुड्स बोल सकते हो, हम गुड्स को नाम देते थे परचेज। ऐसा आगे आप जब पढ़ोगे ना नेक्स्ट लेवल पर अकाउंटिंग, मैं आपको गुड्स अकाउंट ही बनवाऊंगा, परचेज अकाउंट नहीं बनवाऊंगा, गुड्स ही होता है वो, कोई इशू नहीं है उसमें, ये सिर्फ हमने नामकरण किया हुआ है और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो अभी मैं परचेज ही बोल रहा हूं इसीलिए कि जब आपने गुड्स खरीदा था तो परचेज अकाउंट ओपन किया था, तो अब हम उस परचेजेस को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि खरीदे हुए माल में से कुछ माल हमने क्या कर दिया, सामने वाले को दे दिया। आओ ट्रीटमेंट बताओ क्या होगा? अकाउंट सब परचेज में से माइनस होंगे। पहला डिडक्ट फ्रॉम परचेजेस, और दूसरा ना चैरिटी सब पीएनएल में से करेंगे। हाँ जी, विल बी शोन एज एक्सपेंस इन। सर ये जो ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं ना जिनके बदले में अपन को रिटर्न में कुछ मिलता नहीं, इन्हें बोलते क्या है? किसको? ऐसे एक्सपेंसेस करते हैं ना, या फिर अपन को कभी ऐसी इनकम मतलब नहीं सर, एक्सपेंसेस होते हैं ना जिसके बदले में अपन को कुछ मिलता नहीं है। तो वही तो है ये फ्री सैंपल चैरिटी। हाँ तो इन्हें बोलते क्या है सर? इनका एक टर्म होता होगा ना। टर्म समझा नहीं मैं।
सर जैसे अकाउंटिंग, एक अकाउंटिंग टर्म बोल देते हैं ना, जैसे टर्म ही है, चैरिटी का मतलब ही यही होता है। फ्री सैंपल, चैरिटी, ये वही टर्म्स हैं कि अगर आपने वो गुड्स फ्री सैंपल के रूप में बांटा, आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन आपने सैंपल के तौर पर दिया, इट विल बी कॉल्ड एज अ फ्री सैंपल। एडवर्टाइजमेंट पर्पस से दिया, सेल्स प्रमोशन पर्पस से दिया, ज्यादा से ज्यादा आप ये बोल सकते हो गुड्स गिवन एज नॉन कैश कंसीडरेशन, कि आपको कोई कंसीडरेशन नहीं मिला है उसका। हाँ सर, ये लास्ट वाला बोल रही थी। हाँ, सर इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि सिंपली गुडविल पे दिया है। गुडविल हाँ मतलब नहीं नहीं, जैसे अपन कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे रिटर्न में। बिल्कुल, गुडविल तो इन्हीं से क्रिएट होती है बाद में। आपने फ्री सैंपल बांटा, लोगों को आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो धीरे धीरे आपके प्रोडक्ट की डिमांड आएगी, तो आपकी ऑटोमेटिकली गुडविल बढ़ने लग जाएगी। तो भाई गुडविल क्या होती है? गुडविल बेसिकली आपकी प्रॉफिट कमाने की कैपेसिटी है, वो इन चीजों से ही बढ़ती है, इन्हीं सभी चीजों से। ठीक है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये हो जाएगा इसका। डेबिट साइड, एक्सपेंस कहाँ आते हैं? लिख दिया ना मैंने ये वर्ड एक्सपेंस, अगर वर्ड टर्म यूज कर रहा हूं तो एक्सपेंस विल बी शोन इन डेबिट साइड। चलिए उसमें तो आएगा नहीं ना बैलेंस शीट में। नहीं, बैलेंस शीट में नहीं आता ये, एक ट्रेडिंग में एडजस्टमेंट होता है इसका और एक P&L में होता है। ट्रेडिंग परचेस कहाँ आती है? सर ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, ये लीजिए। चलो टाइम ज्यादा हो गया आज, 2 मिनट तो ये ज्यादा और 5 मिनट अगली क्लास के लॉगिन करने में टाइम लगता है ना। चलिए ठीक है, तो आज इतना ही इसमें। आज तो अपने